आप सबको सारिका मुंडरा का नमस्कार। मैं पुनः उपस्थित हूँ जूही हिंदी पाठमाला का पहला अध्याय लेकर, कक्षा 5वीं का, जो कि कविता है। बच्चों, क्या आपने कभी अपने हाथों की उंगलियों पर गौर किया है और सोचा है कि अगर ये उंगलियां मिलकर काम ना करें तो कितनी तकलीफ होगी? क्या हम कोई भी काम ठीक से कर पाएंगे? अगर आपको बोला जाए कि एक उंगली से ही लिखिए, एक उंगली से ही किताब उठाइए, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार हमारे देश की स्थिति है। हम सबको भी यहाँ पर मिलजुल कर रहना है और रहना चाहिए। जिस प्रकार जब हम मिलकर एक साथ रहे तो हमने अपने देश को आज़ाद कराया 1947 में, उसी प्रकार हमेशा ही हमें मिलकर रहना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं हम कविता, जिसका शीर्षक है एक रहे हैं एक रहे। तो अब मैं प्रस्तुत करती हूँ कविता, और कविता की जो पंक्तियां हैं वो आपको दिख रही हैं इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर, वर्गाकार बॉक्स के अंदर। उसके अंदर कौन से कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ क्या हैं, वो आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। एक रहे हैं एक रहेंगे, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। सब भारत माँ के बेटे हैं, दिल से भाई भाई हम। चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, चाहे सिख ईसाई हम। मंदिर मस्जिद गिरजा अपने, अपनी धरती अपना अंबर। कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। अब इसमें जो कठिन शब्द है आप देखिए। कंठ, कंठ मतलब होता है गला, जहां से आप गाते हैं, बात करते हैं, आवाज निकालते हैं। स्वर मतलब होता है आवाज, जब हम बोलते हैं तो आवाज। और गूंजना मतलब जब बहुत सारे लोग एक ही बात को बोलते हैं और वो गूंजती है, उसको हम कहते हैं गूंजना। अंबर मतलब आसमान, स्काई। ठीक है। इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं कि हमारा जो भारत देश है, या यहाँ पे जो रहने वाले हम लोग भारतवासी हैं, हम सभी भारत माँ के बेटे हैं और यही स्वर हर तरफ गूंज रहा है। और हम सब दिल से भाई भाई हैं, फिर वो हम कोई भी धर्म के क्यों ना हो, चाहे हम हिंदू धर्म के हों, चाहे हम मुसलमान धर्म के हों, चाहे सिख हों या ईसाई हों, लेकिन हम सब आपस में भाई भाई हैं और हम यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा अपने, देखिए हम लोगों ने प्रार्थना के लिए अपने हर धर्म के लिए जो पूजा घर बनाए हैं उनको अलग अलग नाम दिया है। हिंदुओं के लिए मंदिर, मुसलमानों के लिए मस्जिद, इस तरीके से अलग अलग हमने नाम दिए हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में या गिरजाघर में, तो हमारा उद्देश्य क्या है? हम ईश्वर से एक ताकत, जीने के लिए एक अपने लिए शक्ति मांगने जाते हैं और उस परम शक्ति को हम नमस्कार करने जाते हैं ताकि वहां शांति से हम उनका ध्यान कर सकें। लेकिन उसकी वजह से हम आपस में भेदभाव करें, ये नहीं हो सकता। ये पूरी जो भारत देश की धरती है वो हमारी है, और अंबर ये हमारा ही आसमान है और हमारी ही धरती है। पूरे भारत में चाहे हम उत्तर में जाएं, चाहे दक्षिण या पूर्व या पश्चिम, ये पूरा भारत हमारा है। यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं। अपना देश बड़ा प्यारा है, आपस में भाईचारा है। अलग देश भाषाएं लेकिन जय भारत सबका नारा है। मिलजुल कर गाते हैं हम सब देशभक्ति के गीत, यहाँ पर कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। इसमें फिर से देखिए हम कठिन शब्द देखते हैं। भाईचारा मतलब एकता की भावना, आपस में एक भाव से रहना। जैसे घर में हमारे हम भाई बहनों के साथ कैसे रहते हैं, थोड़ी सी अगर कुछ गलतफहमी हो गई, कोई बात पे हम गुस्सा हो गए तो हम तुरंत भूल जाते हैं। इसी भावना को अपने परिवार से आगे बाहर भी इसी भावना के साथ चलना कि बाकी लोग भी मेरे देश में रहते हैं, ये मेरा देश पूरा एक घर के समान है, एक परिवार के समान है, और उस भाव के साथ रहना। देशभक्ति मतलब देश प्रेम, अपने देश से प्रेम करना, उसको हम कहते हैं देशभक्ति। तो यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि अपना देश जो है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारा है, और हम लोग यहाँ आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारे देश में कई भाषाएं हैं, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, असमिया, बंगाली, उड़िया, मतलब बहुत सारी भाषाएं हैं। लेकिन फिर भी जय भारत सबका नारा है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि गीता, रामायण, ये किताबें आपके सबके घरों में होंगी, आपने इनके नाम सुने होंगे। ये किताबें हमारे जो भारत की जो भाषाएं हैं, जितनी भी भाषाएं, उन सब भाषाओं में है। महाराष्ट्र में मराठी में गीता है, राजस्थान में राजस्थानी में मिल जाएगी आपको, तमिल में जाएंगे तो वहां की उनकी भाषा में आपको मिल जाएगी। तो जो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे जो मूल्य हैं देश के, हमारी जो विचारधाराएं हैं, वो कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ती हैं। चाहे वो भाषाएं अलग अलग हों, लेकिन उसके जो भाव हैं उससे हम आपस में जुड़े हुए हैं। और हर कोई यही कहता है कि जय भारत। हर किसी के मन में पहली जो तस्वीर क्या होनी चाहिए, अपने भारत देश की।
और जब हमारे स्कूल में राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं या और भी कोई अवसर होते हैं तो हम सब यहाँ पर देशभक्ति के गीत भी गाते हैं। जैसे आपके भी स्कूल में कार्यक्रम होते होंगे 15 अगस्त, 26 जनवरी आदि पर, तो हम अपने देश की भावना को व्यक्त करने वाले गीत गाते हैं। उससे संबंधित हम कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो नृत्य कला हो, नाटक हो, गीत हो, सब में हमारा देशभक्ति का स्वर वहाँ पर मिला हुआ होता है। अलग अलग क्षेत्रों के वासी, सभी भिन्न भाषा के भाषी, कितने ही समुदाय मगर सब कहलाते हैं भारतवासी। कैसे कैसे शत्रु भागते आखिर हमसे मुंह की खाकर, एक रहे हैं एक रहेंगे, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। फिर से आप देखिए कठिन शब्द जो यहाँ पर, क्षेत्र मतलब अलग अलग स्थान। जैसे यहाँ पे पूर्व में आप जाएंगे तो एक अलग ही पूरा आपको संस्कृति देखने को मिलेगी, पश्चिम में थोड़ी अलग मिलेगी, उत्तर में अलग है। तो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र हैं हमारे, जिनकी अपनी अपनी एक संस्कृति है, अपने उनके कुछ प्रमुख त्योहार हैं। ठीक है। वासी मतलब होता है रहने वाले। हम लोग अलग अलग संस्कृतियों से, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। सभी भिन्न भाषा के भाषी, भाषी मतलब होता है बोलने वाला। हम लोगों की सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग भाषा है, अपनी अपनी एक मातृभाषा है। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि मराठी, गुजराती, बंगाली, हर एक की अपनी एक मातृभाषा है। तो हम लोग अलग अलग भाषा को बोलने वाले हैं यहाँ पर। कई तरह के समुदाय हैं। समुदाय मतलब होता है समूह, अगर अंग्रेजी में इसको बोले तो ग्रुप। एक जैसी सोच वाले व्यक्तियों का समूह, एक जैसी सोच वाले व्यक्ति जब जुड़ते हैं और एक समुदाय की तरह तहत वो काम करते हैं, एक विचारधारा के तहत, उसको हम कहते हैं समुदाय। एक ही विचार रखना, एक जैसे विचार रखना और उसके लिए काम करना, वो समुदाय कहलाता है। कितने ही यहाँ पर हमें बहुत सारे समुदाय दिख जाएंगे, अलग अलग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, लेकिन फिर भी हम सब क्या कहलाते हैं? भारतवासी। हम सब भारतवासी हैं। कैसे कैसे शत्रु भागते आखिर हमसे मुंह की खाकर, मतलब लेकिन जब हमारे देश में जब अगर कोई शत्रु हम पर आक्रमण करता है, कोई दुश्मन हम पर आक्रमण करता है, तो वो भी हमसे हार कर भागता है, क्योंकि हम सब लोग जो क्या है, एकता के साथ रहते हैं, सब मिलकर रहते हैं। तो एकता की ये ताकत है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी यहाँ पर कि 1857 में भी भारत ने ब्रिटिश से अपने आप को मुक्त कराने के लिए, अपने आप को आजाद कराने के लिए एक स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। लेकिन वो प्रयास कैसे हो रहे थे? अलग अलग, हर कोई अपने अपने लेवल पे अलग अलग कर रहा था, अपने अपने स्तर पर। लेकिन जब पूरे भारत ने, हर क्षेत्र ने मिलकर सोचा कि हमको अंग्रेजों से आजादी चाहिए, तो हमने जब एक साथ प्रयास किया, जब हम एक होकर उठे, तो हमको आजादी मिली। तो ये एकता की ताकत होती है। इसी और कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हम तब एक हो गए थे, हम एक हैं और हम एक रहेंगे। इस कविता से हमको क्या सीख मिलती है? कवि हमें क्या सिखाना चाहते हैं कि हम सब एक हैं और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। एकता में बहुत ताकत होती है। एक साधारण सा एक उदाहरण लीजिए कि आपके घर में झाड़ू आपने देखी होगी, अगर उसकी सारी सीखों को हम अलग अलग कर दें, तो क्या आप उससे सफाई का कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, और आप उसको बहुत आसानी से तोड़ भी सकते हैं। लेकिन वही झाड़ू की सीखें जब मिलकर रहती हैं, तो आपको जो कार्य करना, उसका जो कार्य है सफाई करना अपने घर की, वो हम आसानी से कर सकते हैं और उसको आप आसानी से तोड़ भी नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम मिलकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उसमें बहुत बल होता है। ये बात हमें सदैव याद रखनी चाहिए और मिलकर रहना चाहिए। अब कुछ प्रश्न उत्तर कविता से जुड़े हुए कि हम सब किसकी संतान है। संतान मतलब हम किसके बेटे हैं या बेटियां हैं। तो हम सब भारत माता की संतान है, हम अपने देश की संतान है। ठीक है। यह कविता आपको क्या संदेश देती है? मतलब इस कविता से आपको क्या सीखने को मिलता है? तो ये कविता हमको ये संदेश देती है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक। अब आगे कुछ इस कविता से जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो आपको करने हैं। तो अगर आप ये कर पाते हैं तो मतलब आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई है। अगर फिर भी आपको कुछ इसमें संदेह है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप पूछ सकते हैं और वापस से इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाए ताकि ठीक से। तो प्रश्न आपके हैं कि भाषा, समुदाय आदि भिन्न होने के बाद भी हम सब क्या कहलाते हैं? भारतवासी। बिल्कुल सही। कविता में कवि ने किस किस को अपना बताया है? तो कविता में कवि ने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सब कुछ हमारे हैं, अपने हैं, इसकी ओर कवि ने इशारा किया है। तो इसी तरीके से आगे आप प्रश्न देखिए कि क्या आपको भारतवासी होने पर गर्व है? यहाँ पर कैसे गीत गाए जाते हैं?
भारत देश प्यारा क्यों है, आपस में हम लोग कोई भेदभाव ना करें, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो इन सबके प्रश्नों के उत्तर आपको खुद सोचने हैं और खुद लिखने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। पर्यायवाची शब्द मतलब जिनका समान अर्थ होता है। ठीक है। समान अर्थ वाले शब्द, इनको समानार्थी भी कहते हैं या फिर पर्यायवाची भी कहते हैं। पहला मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहला शब्द दिया मैंने धरती, अब जो आगे मैंने कोष्ठक में ब्रैकेट में शब्द दिए हैं धरा, भूमि, वाटिका, तो धरती वाला ही अर्थ और कौन सा शब्द हमें दे रहा है, धरा। एक तो है धरा, धरा को भी हम धरती कह सकते हैं और भूमि को भी हम धरती कहते हैं। लेकिन वाटिका मतलब क्या होता है, गार्डन या उपवन, बगीचा, तो वाटिका नहीं होगा धरती में। धरती के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे, धरा और भूमि। इसी तरीके से आपको बाकी के जो हैं, बाकी जो शब्द हैं माँ, अंबर, नदी, बेटा, इनके भी पर्यायवाची शब्द आपको इन कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से ढूंढकर उनको सही कौन से हैं वो आपको लिखने हैं। ये आपका आज का गृह कार्य है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।